A very good morning, friends. I hope you are in very good health conditions. Once again, MHRM, Marketing and Human Resource Management, Commerce 5. एक क्विक रिव्यू देता हूँ, फिर अपने क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मैंने आपको जो है आई गिव यू द बिगिनिंग टू मॉड्यूल 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग. उसमें सबसे पहला सवाल कि भाई मार्केटिंग क्या है. तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई मार्केटिंग जो है इट इज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. इसमें हम बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को डायरेक्ट कर सके फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर. यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है दैट इज मार्केटिंग, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. फिर उसके बाद में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग डिस्कस किया था. आफ्टर मीनिंग डेफिनेशन मैंने आपसे कहा था चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग यूके डिफाइन करता है कि मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस of identifying, anticipating and satisfying customer requirements profitably. तो मार्केटिंग क्या है? मैनेजमेंट के द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस. यानी कि कंपनी को जो लोग चला रहे हैं उन्हें हम मैनेजमेंट कहते हैं. उनके द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस वो होता है जिसमें हम सीरीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं एक के बाद एक. इस प्रोसेस में मैनेजमेंट क्या करता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि हु आर आवर कस्टमर्स. फिर एंटीसिपेट करता है कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है और अकॉर्डिंगली गुड्स एंड सर्विसेज को डिजाइन करके उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है मगर प्रॉफिटेबली. कि कस्टमर को मिलेगा सेटिस्फैक्शन, बदले में मार्केटर को मिलेगा प्रॉफिट. So Chartered Institute of Marketing UK defines marketing is the management process of identifying, anticipating and satisfying customer requirements profitably. अब हम आते हैं अपने सवाल पर कि what is the nature and features of marketing. मार्केटिंग की खासियत क्या है? लास्ट लेक्चर में बताया था 7.5 मार्क्स के लिए आपसे पूछेंगे डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड फीचर्स. आपका आंसर कैसा होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप मार्केटिंग का मीनिंग लिखेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करेंगे सभी 7.5 मार्क के आंसर्स के लिए. सारे क्वेश्चन 7.5 मार्क्स वी विल फॉलो ए स्टैंडर्ड पैटर्न. फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, सेकंड पॉइंट डेफिनेशन और फिर थर्ड पॉइंट से आपको जो पूछा गया है नेचर एंड फीचर्स पूछा गया है, इंपॉर्टेंस पूछा गया है, फंक्शन पूछा गया है, वो थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. और इस थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करके कम से कम 8 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट. हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन तकरीबन 5 लाइन के आसपास में होना चाहिए. अब ये नेचर एंड फीचर्स कहां से आते हैं? हमने जो मीनिंग और डेफिनेशन डिस्कस किया उसी मीनिंग और डेफिनेशन से आता है नेचर एंड फीचर्स. यानी कि विशेषताएं, खासियत. मार्केटिंग की विशेषता या खासियत क्या है? वेल, आप अगर यहां देखें तो मैं सबसे पहले तो आपको ये सारे पॉइंट्स दिखा देता हूं. आपको देखिए नेचर एंड फीचर्स में सबसे पहले मिलेगा सिस्टमैटिक प्रोसेस, फिर उसके बाद में मिलेगा आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद में आपको थर्ड पॉइंट में मिलेगा टारगेट मार्केट, फोर्थ पॉइंट में आपको मिलेगा ऑल परवेसिव, फिफ्थ पॉइंट में आपको मिलेगा मार्केटिंग एनवायरनमेंट, सिक्स्थ में एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, सेवेंथ में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एट्थ में आपको मिलेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नाइन्थ में आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और 10 में मिलेगा कॉर्पोरेट इमेज. आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं. आपके सामने रखा हुआ है, आपको एकदम अच्छी तरीके से नजर आ जाएगा. फिर हम पॉइंट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. यू कैन क्लिक द स्क्रीनशॉट विद द पॉइंट्स. ओके,
सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, क्या बताया मैंने आपको? डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड फीचर्स। अभी इस डिफाइन मार्केटिंग में फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, सेकंड पॉइंट डेफिनेशन और थर्ड पॉइंट से नेचर एंड फीचर स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है? सिस्टमैटिक प्रोसेस। मार्केटिंग क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कौन कहता है? वेल, डेफिनेशन ही कहता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस है। प्रोसेस मैंने आपसे कहा था किसे कहते हैं? प्रोसेस वो होता है जिसमें हम सीरीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं एक के बाद एक। सो मार्केटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। प्रोसेस यानी कि सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो हम एक के बाद एक परफॉर्म करेंगे। सिस्टमैटिक कब बनता है? सिस्टमैटिक तब बनता है जब हम इन सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को प्रॉपर सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं। यानी कि पहले मैं अपने बालों में तेल लगाऊंगा और फिर बालों को ब्रश करूंगा, यह हुआ सिस्टमैटिक। या दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि फोन पर बात करना भी एक प्रोसेस है। लास्ट लेक्चर में बताया था, बराबर है। रिसीवर उठा करके कान से लगाऊंगा, कान से लगाने के बाद में गुरु की आवाज आएगी तो नंबर डायल करूंगा, सामने घंटी बजेगी और कोई फोन उठाएगा तब मैं उससे बात करूंगा। सिस्टमैटिक कब होता है? जब मैं ये सारी एक्टिविटीज प्रॉपर सीक्वेंस में परफॉर्म करूं। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर नंबर बाद में डायल कर लेंगे, पहले बात कर लेते हैं। आप आगे पीछे नहीं कर सकते, नहीं तो सुपरमैन के कपड़े जैसा हो जाएगा। पैंट पहले पहन लिया, चड्डी बाद में पहना। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हम सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एक के बाद एक परफॉर्म करते हैं, मगर प्रॉपर सीक्वेंस में। मार्केटिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें हम 4 एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं एक के बाद एक, और वो भी प्रॉपर सीक्वेंस में। सबसे पहला है डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रख करके हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद नंबर 2 है फिक्सिंग द राइट प्राइस, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया है उसकी हम कीमत तय करेंगे। अब देखो, ये सिस्टमैटिक में हम आगे पीछे नहीं कर सकते कि पहले मैं प्राइस डिसाइड करूं और बाद में प्रोडक्ट डिजाइन करूं। क्यों? क्योंकि जब तक मैं प्रोडक्ट को डिजाइन नहीं करूंगा तब तक मुझे उसका कॉस्ट पता नहीं चलेगा, और जब तक कॉस्ट नहीं मालूम पड़ेगा मैं उसका प्राइस फिक्स नहीं कर सकता। और जब तक फिक्सिंग द राइट प्राइस नहीं होगा तब तक मैं प्रमोशन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रमोशन के वक्त मुझे प्रोडक्ट के प्राइस को डिस्प्ले करना पड़ेगा, और फिर अकॉर्डिंगली प्रमोशन करने के बाद जब डिमांड क्रिएट होगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सो मार्केटिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम 4 एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला है डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, नंबर 2 है फिक्सिंग द राइट प्राइस, नंबर 3 है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, और नंबर 4 क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये हुआ पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आप देखिए, आपको मिलेगा आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं। पहला पॉइंट हमने सिस्टमैटिक प्रोसेस, दूसरा आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग जो है ना, दिस मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम जो मार्केटिंग करते हैं वो गुड्स के लिए करते हैं या सर्विसेज के लिए करते हैं, बट मार्केटिंग आइडियाज के लिए भी किया जाता है। गुड्स में हम टेंजिबल गुड्स की मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि 2 व्हीलर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, पंखा हो गया, घड़ी हो गया। ऑल दीज आर टेंजिबल गुड्स। हम मार्केटिंग इनटेंजिबल सर्विसेज की भी करते हैं। इनटेंजिबल सर्विसेज में एयरलाइंस की सर्विसेज है, एयरलाइंस की सर्विसेज के साथ साथ हम बैंकिंग सर्विसेज की भी मार्केटिंग करते हैं, हम टूरिज्म इंडस्ट्री की मार्केटिंग करते हैं, हम होटल्स की मार्केटिंग करते हैं। आजकल तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाले भी मार्केटिंग करने लग गए हैं अपने कोर्सेज के बारे में। नंबर 3 है मार्केटिंग ऑफ आइडियाज। अब मार्केटिंग ऑफ आइडियाज का मतलब ये नहीं है कि मैं आइडिया का सिम कार्ड आपको बेच रहा हूं। मार्केटिंग ऑफ आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज में मार्केटिंग ऑफ आइडियाज का मतलब है विचारों को लोगों तक पहुंचाना।
अब विचारों को लोगों तक पहुंचाने का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इस मार्केटिंग ऑफ आइडियाज में हम कोई चीज बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ अच्छे थॉट्स को, अच्छी आइडियाज को लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं हम लोग, स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं, एड्स अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं। ऑल दिस इज मार्केटिंग ऑफ आइडियाज। इसमें हम कुछ बेचते नहीं है, बल्कि लोगों तक अच्छे विचारों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो सेकंड फीचर क्या है कि हम मार्केटिंग सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं करते हैं, बल्कि आइडियाज, दैट इज आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 3 आता है टारगेट मार्केट। अब टारगेट मार्केट क्यों कहते हैं? मार्केटिंग में ना आप सभी लोगों को सभी कुछ नहीं बेच सकते। यू कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन। टकले को तेल बेच सकते हैं मगर कंघी नहीं बेच सकते। क्यों सर? बाल ही नहीं है सर पे, कंघी लेके क्या करेगा, कुजाएगा क्या? तो सर लेकिन फिर तेल क्यों बेच रहे हैं? तेल इस उम्मीद में बेच रहे हैं कि इसको सर पे लगाएगा तो शायद तेरे सर पे बाल आएंगे। यानी कि हम सभी लोगों को सभी कुछ नहीं बेच सकते। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा टारगेट मार्केट कौन है, और अकॉर्डिंगली अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डिजाइन करना पड़ेगा। आज पंकज क्लासेस में हम कॉमर्स के सब्जेक्ट सिखाते हैं कि भाई टीवाई बीकॉम के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो इन टीवाई बीकॉम के बच्चों को क्या चाहिए? इनको अकाउंट्स चाहिए, इनको टैक्स चाहिए, इनको एमएचआरएम चाहिए, इनको इकोनॉमिक्स चाहिए। हम वो पढ़ाते हैं। अगर हम गलती से आपको फिजिक्स पढ़ाने लगे, आप तो भाग जाओगे। हम महिलाओं को फेयर एंड लवली बेच सकते हैं, पुरुषों को फेयर एंड लवली नहीं बेच सकते, क्योंकि पुरुष लवली नहीं होना चाहते। और हम पुरुषों को फेयर एंड हैंडसम बेचते हैं, महिलाओं को नहीं बेच सकते, क्योंकि महिलाएं हैंडसम नहीं होना चाहती। सो टारगेट मार्केट का कैसा है कि मार्केटर मस्ट आइडेंटिफाई कि मेरा टारगेट मार्केट कौन है, और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करें। पंकज क्लासेस ने आइडेंटिफाई किया कि हमारा टारगेट मार्केट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली हम कॉमर्स के कोर्सेज ऑफर करते हैं। हमने अपने सारे सब्जेक्ट्स का एक ऑल सब्जेक्ट्स का पैकेज बना के रखा है, और उसी को हम स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। मार्केटर को लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर वो एक से ज्यादा टारगेट मार्केट में ऑपरेट करता है, तो फिर उसको अलग अलग गुड्स डिजाइन करने पड़ेंगे। सभी को वो सेम गुड्स नहीं बेच सकता। आज बाटा कंपनी पुरुषों के लिए अलग सैंडल डिजाइन करती है, वही सैंडल वो महिलाओं को नहीं बेच सकती। महिलाओं के लिए अलग सैंडल डिजाइन करना पड़ता है। सो दैट इज टारगेट मार्केट, कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, उसी के हिसाब से जो है आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करना होगा। नंबर 4 देखो आपको मिलेगा ऑल परवेजिव, यानी कि मार्केटिंग जो है ऑल परवेजिव। सबसे पहली बात तो ऑल परवेजिव का मतलब क्या होता है? ऑल परवेजिव का मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह। जिस तरह से हवा हर तरफ है, उसी तरीके से मार्केटिंग भी हर जगह है। यानी कि मार्केटिंग हम सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ही नहीं करते हैं, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी मार्केटिंग करती है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग करती है सर कैसे? लाइक वो तो गुड्स को डिजाइन करना, गुड्स या सर्विसेज को डिजाइन करना, प्राइस फिक्स करना, प्रमोशन करना, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। कस्टमर को वांट सेटिस्फाई करनी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, और बदले में प्रॉफिट मिलेगा। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी मार्केटिंग की आवश्यकता ऐसे ही होती है। आज अगर हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, एक कॉलेज या स्कूल की बात करें, तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इस नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों? नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एमबीए के कोर्सेज करवाता है, उन्हें अपने कोर्सेज को डिजाइन करना पड़ता है। कोर्स को डिजाइन करने के बाद में प्राइस यानी कि फीस डिसाइड करनी पड़ती है।
फीस डिसाइड होने के बाद में कोर्सेज के बारे में बच्चों को पता चले, इसलिए प्रमोशन करना पड़ता है, और फिर बच्चों तक कोर्सेज पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है। यानी कि जो 4 एक्टिविटीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करता है वही 4 एक्टिविटीज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केटिंग ऑल परवेसिव है, इट इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव के बाद में आपको नंबर 5 मिलेगा मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट यानी कि जब मैं मार्केटिंग करता हूं तो मैं एकांत में या पहाड़ों के ऊपर या चांद पर मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट डूइंग माई बिजनेस या मार्केटिंग इन वैक्यूम। मेरी मार्केटिंग आसपास के माहौल के ऊपर डिपेंड करती है कि मेरा आसपास का माहौल कैसा है, और उस माहौल के हिसाब से अब मेन बात क्या है कि मेरा ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है ना, इट इज मेड अप ऑफ वेरियस फैक्टर्स। सबसे पहला इसमें कस्टमर की प्रेफरेंस है, कस्टमर को जो पसंद होगा उसी के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज डिजाइन करके देना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी कैसी है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देख, रिलायंस जियो आया, उसने भरपूर डेटा फ्री में दिया, दूसरी कंपनियों को भी देना पड़ा ना। यानी कि कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता है उसके हिसाब से मार्केटिंग एनवायरनमेंट है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उसके ऊपर भी जो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या सिचुएशन है उसके ऊपर मार्केटिंग एनवायरनमेंट है। अरे कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया, सबके बिजनेस के ऊपर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? यानी कि सारे ये जो फैक्टर्स है ना, ये मिल करके मार्केटिंग एनवायरनमेंट बनता है। एक मार्केटर होने के नाते मुझे इस एनवायरनमेंट को स्कैन करना है या स्टडी करना है और अकॉर्डिंगली गुड्स एंड सर्विसेज को डिजाइन करना है। आज कोरोना की वजह से हम क्लासेस में नहीं सिखा पाते हैं, तो घर पर देखिए लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं और आप लोगों को सिखा रहे हैं। आपको एनवायरनमेंट स्कैन करना होगा और अकॉर्डिंगली आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाने होंगे। दैट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। नंबर 6 है एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। यानी कि इफेक्टिव मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो आप अपने बिजनेस का एक्सपांशन कर सकते हैं फ्रॉम लोकल टू रीजनल, रीजनल टू नेशनल एंड नेशनल टू इंटरनेशनल। कुछ भी सर क्या फेंकते हैं, लोकल मार्केट को क्या इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हल्दीराम का नाम सुना होगा। नमकीन आते हैं, मिठाई आती है हल्दीराम की। हल्दीराम एक समय में नागपुर में मिठाई और फरसान की दुकान चलाता था। आज पूरी दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। हल्दीराम लोकल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट कैसे पहुंचा? सीधा सिंपल लॉजिक है कि अगर आपको अपने बिजनेस का एक्सपांशन करना है, आपको मार्केटिंग की 3 स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहला है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के बाद में दूसरा है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप नए नए मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को ले जाकर के बेचने की कोशिश करें। और तीसरा जो है दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी वो होती है जिसमें मैं अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करता हूं। सो एक्सपांशन ऑफ मार्केट्स या एक्सपांशन ऑफ बिजनेस करना है, 3 स्ट्रैटेजी फॉलो करें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, नए नए प्रोडक्ट्स बनाएं। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी यानी कि नए नए मार्केट्स में अपने बिजनेस को लेके जाएं। और नंबर 3 जो है दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी यानी कि एग्जिस्टिंग मार्केट में अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाने की कोशिश करें। दैट्स एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट देखिए आपको मिलेगा दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सी मार्केटिंग कोई टाइम पास एक्टिविटी नहीं है, ये पर्पसफुल एक्टिविटी। और इसका पर्पस क्या है? 2 पर्पस है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना। कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में अगले पॉइंट में बात करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना।
ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे? सबसे पहली बात तो मैं यही बताता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वेल, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, बराबर है, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना, यानी कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाऊं, अपनी ब्रांड लॉयल्टी को इंप्रूव करना, अपनी कॉर्पोरेट इमेज यानी कि कंपनी की इमेज, गुडविल और रेपुटेशन को इंप्रूव करना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। इन ऑब्जेक्टिव को मैं मार्केटिंग के जरिए अचीव कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इफेक्टिव मार्केटिंग करूं तो इस इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, और जाहिर बात है जब मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो मेरे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कॉर्पोरेट इमेज भी इंप्रूव होगी, ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ेगी, मार्केट शेयर भी इंक्रीज होगा। इन सभी चीजों को मैं अचीव कर पाऊंगा। नेक्स्ट देखो, आपको नंबर 8 में मिलेगा, एंड दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पिछले पॉइंट में क्या बताया था कि मार्केटिंग पर्पसफुल एक्टिविटी, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना। मार्केटिंग एम्स एट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बट सवाल यह उठता है कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन कस्टमर सेटिस्फैक्शन? तो वेल, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ए कोरिलेशन। कोरिलेशन मींस रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। एक तरफ है प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ है कस्टमर का एक्सपेक्टेशन। आज हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसे खरीदने के वक्त हमारे मन में कुछ ना कुछ उम्मीद या एक्सपेक्टेशन होता है। आज मैं जैकेट खरीदता हूं तो इस उम्मीद में खरीदूंगा कि यह जैकेट मुझे बारिश से बचाएगा। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। सो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। अब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन रिलेशन है बिटवीन प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस एंड कस्टमर का एक्सपेक्टेशन। अब इनमें अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। अगर प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मैच करता है, यानी कि बराबर है, कि भाई आज एक ग्राहक ने मार्केट से गोरेपन की क्रीम खरीदी इस उम्मीद में कि यह क्रीम मुझे 7 हफ्ते में गोरा बनाए। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है? 7 हफ्ते में गोरा हो जाएगा। अब अगर प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस उसको मैच कर जाता है, यानी कि कस्टमर 7 हफ्ते में गोरा हो जाता है, यानी कि बोथ आर इक्वल, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन और प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस मैच कर रहा है, कस्टमर इज सेटिस्फाइड। लेकिन सिचुएशन अलग भी हो सकती है। भाई कस्टमर ने ये सोच करके गोरेपन की क्रीम खरीदी थी कि 7 हफ्तों में गोरा हो जाऊंगा। 7 हफ्ते में गोरा होना तो दूर की बात, उसके चेहरे पर पिंपल्स भी आ गए क्रीम को यूज करते हुए। बेचारे की शादी कैंसिल हो गई। प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से कम है, ऐसे में कस्टमर इज डिससैटिस्फाइड। क्या है? डिससैटिस्फाइड। सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है। क्या सिचुएशन हो सकती है कि कई बार प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है। चौंक गए, यानी कि जब सफेद कपड़े में जरूरत से ज्यादा सफाई आ जाए, ज्यादा सफेदी आ जाए, कस्टमर चौंक जाएगा। बराबर है ना? देन द कस्टमर इज डिलाइटेड। कस्टमर खुश हो जाता है, डिलाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। सो दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। 8वां पॉइंट। 9 पॉइंट क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सी, इफेक्टिव मार्केटिंग जो है वो कस्टमर को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों देता है? सबसे पहली बात तो हम ये समझे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती क्या है।
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहना, वन स्टेप अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इफेक्टिव मार्केटिंग आपको देगा। कैसे देगा? वेल, आज का जो मार्केटर है ना, वो प्रोएक्टिव है डिसीजन मेकिंग में। प्रोएक्टिव किसे कहते हैं? प्रोएक्टिव वो होता है जो दूसरों के डिसाइड करने से पहले खुद डिसाइड करता है, खुद डिसीजन लेता है, किसी और की वेट नहीं करता है। सो आज का मॉडर्न मार्केटर जो है वो प्रोएक्टिव है, और यही प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग वो लेता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट के डिजाइन्स लेके आता है, नए नए मार्केटिंग के स्कीम्स लॉन्च करता है, और यही प्रोएक्टिव डिसीजन उसको देते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहता है। और आज का अगर हम लास्ट पॉइंट देखें तो दैट इज कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी, एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इमेज का मतलब है गुडविल या रेपुटेशन। इफेक्टिव मार्केटिंग आपके कॉर्पोरेट इमेज को इंप्रूव करता है, आपके कॉर्पोरेट इमेज को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जब मैं इफेक्टिव मार्केटिंग करता हूं तो इसकी वजह से मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाने का मतलब है कि मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, मेरा मार्केट शेयर बढ़ जाता है, मेरी सेल्स बढ़ जाती है। इस बढ़े हुए प्रॉफिट का ना सबको फायदा मिलता है। सब मतलब कौन? शेयर होल्डर को हायर प्रॉफिट मिलता है, यानी कि हायर डिविडेंड मिलता है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर की नजर में कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, बढ़े हुए प्रॉफिट में से एम्प्लॉइज को हायर सैलरीज एंड वेजेस मिलती है, जिसकी वजह से उनकी नजर में कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव हो जाती है। नंबर 3, कस्टमर को हमने सेटिस्फैक्शन दिया है। नंबर 4, बढ़े हुए प्रॉफिट में से हम डीलर को अच्छा कमीशन देंगे, उसकी नजर में इमेज इंप्रूव हो जाएगी। हम सप्लायर को टाइम पे पेमेंट देंगे, उसकी नजर में इमेज इंप्रूव हो जाएगी। यानी कि जब शेयर होल्डर को हायर डिविडेंड मिलेगा, जब एम्प्लॉइज को हायर सैलरी मिलेगी, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, डीलर को अच्छा कमीशन मिलेगा, और जब सप्लायर को टाइम पर पेमेंट मिलेगा, कॉर्पोरेट इमेज विल। सो इफेक्टिव मार्केटिंग जो है वो कॉर्पोरेट इमेज को इंप्रूव करता है। ठीक है? सो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन नेचर एंड फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग जो है मीनिंग देंगे, सेकंड पॉइंट के अंदर हम लोग डेफिनेशन देंगे, और थर्ड पॉइंट ऑनवर्ड्स हम फीचर्स हैं स्टार्ट करेंगे। कम से कम 8 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट। हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कितने लाइन में? कम से कम 4 से 5 लाइन। आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।